तो स्टूडेंट्स, मैं जो है आईपीएससी नामकरण का दूसरा लेक्चर लेके आ गया हूँ। पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो उस लेक्चर में है हमने जाना था क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, उसके सूत्र क्या होते हैं, उनको अनुलग्न के रूप में क्या लिखा जाता है और पूर्वलग्न के रूप में क्या लिखा जाता है। हालांकि अभी उसका यूज नहीं होगा, उसको आप सारणी में बना के रखे रहिए। और सबसे पहले तो जो अगर पहला वीडियो नहीं देखा है आईपीएससी नामकरण का, तो आईपीएससी नामकरण का देख ले पहला वीडियो। उसके बाद ये सेकेंड वीडियो देखें, शुरुआत से पढ़े। तो सबसे हमने कल बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों हमने कल बताया था कि जो आईपीएससी नामकरण होता है वह 3 नामों से मिलकर बना होता है। अनुलग्न, अनुलग्न फिर गलत हो गया, पूर्वलग्न पहले रहता है, पूर्वलग्न प्लस जनक प्लस अनुलग्न, अनुलग्न। तो जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों में जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का जनक श्रृंखला चुनने के बारे में अभी कार्य कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अभी हम आईपीएससी नामकरण पूरा नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के जनक श्रृंखला का चुनाव कर रहे हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन्स, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है, एकल बंध, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड है। तो यही संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं। और हमने इसमें जाना कि अगर कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, जैसे CH3, CH2, CH2, CH and CH2, CH2, actually CH3, CH3, CH3। अगर ऐसे कोई एल्केन्स है तो हम इसमें जनक श्रृंखला के रूप में उस श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें अधिक कार्बन परमाणु है। और हमने बताया था कल कि अगर हम इस श्रृंखला को सीधे चुनाव कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, ऐसे यहाँ तक आ करके इसके बाद ऐसे चले जाते हैं, तो ऐसे कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते समय हमें कुल कितने परमाणु मिल रहे हैं कार्बन के? 1 2 3 4 5 6, तो अधिकतम मिल रहे हैं, इस कार्बन श्रृंखला से अधिक मिल रहे हैं। तो कार्बन श्रृंखला के रूप जनक श्रृंखला के रूप में हम इसी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं जिसमें 6 परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणु हैं, कार्बन परमाणु है। इतना हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों एल्केनों के किसी कार्बनिक यौगिक में समान संख्या में लंबी जनक श्रृंखला में समान संख्या में कार्बन परमाणु हों तो जनक श्रृंखला का चुनाव कैसे करें? जैसे
हम एक यौगिक लेते हैं CH3 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 CH2 CH3 CH2 CH3। अगर ऐसे लेते हैं तो अगर हम जनक श्रृंखला ऐसे चुनते हैं, 1 2 3 4 5, तो इस श्रृंखला में 5 कार्बन परमाणु आ रहे हैं, कार्बन परमाणु। अगर ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5, तब भी 5 आ रहे हैं। अगर ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5, तब भी 5 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, तब भी 5 आ रहे हैं। तो इसके लिए बताया गया है, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में समान संख्या में किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन श्रृंखला लेने पे अधिकतम परमाणुओं की संख्या समान संख्या में आए, तो उस श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं। उस श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं, जिसमें आने वाली पार्श्व शाखाओं मतलब साइड चेन की संख्या अधिक हो। मतलब अगर हम जनक श्रृंखला के रूप में इसको लेते हैं तो यहाँ पर पार्श्व शाखा केवल एक आ रही है। इस श्रृंखला में एक ही पार्श्व शाखा है, एक ही डैश लगा हुआ है। लेकिन अगर हम जनक श्रृंखला ऐसे चुनते हैं 1 2 3 4 5, तो एक शाखा यहाँ, एक शाखा यहाँ और एक शाखा यहाँ, 3 शाखा यहाँ जा रही है। हम ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5। इस तरीके से शाखाओं की संख्या अधिक आ रही है। इसलिए कार्बन जनक श्रृंखला के रूप में हम ऐसे श्रृंखला चुन सकते हैं, इस तरीके से। मतलब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3। तो इसकी जनक श्रृंखला जो होगी 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में जनक श्रृंखला का चुनाव। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में जनक
श्रृंखला का चुनाव। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, तो आप पढ़े होंगे, ये जो खुली श्रृंखला कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जो एक खुली श्रृंखला वाले होते हैं, खुली श्रृंखला एलिफैटिक और एक बंद श्रृंखला होते हैं, बंद श्रृंखला। तो जो खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं यही 3 प्रकार के होते हैं। एक एल्केन्स और एल्काइन। कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे, एल्केन्स मतलब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। एल्कीन्स मतलब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है। एल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिक बंध होता है। डबल बंध मतलब युग्म बंध और एक त्रिक बंध। तो जो एल्केन्स होते हैं ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्कीन्स और एल्काइंस यही दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये समझिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, समय लगेगा थोड़ा। आईपीएससी में चल रहा है, कुछ नियम इसमें समझने पड़ते हैं, उसी नियम को मैं लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप इसको नोट करते रहिए, तभी आईपीएससी नामकरण हो पाएगा। तो हम लोग करने जा रहे थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों मतलब में जनक श्रृंखला का चुनाव। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों मैंने बता दिया, एल्कीन होती हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो इसमें बताया गया कि इसमें अगर कार्बन श्रृंखला, जैसे मैं एक बात और है, जैसे कि उदाहरण लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये एल्कीन्स है। एल्कीन्स में केवल एक ही कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है, हर एक कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड नहीं होता है। ये पूरा कार्बनिक यौगिक जो है एक एल्कीन्स है। तो बस इसका सिंपल है कि ऐसी लंबी जनक श्रृंखला ले लीजिए जिसमें ये डबल बॉन्ड भी आ जाए, युग्म बंध भी आ जाए, मतलब युग्म बंध युक्त सबसे लंबी जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप इधर से आए 1 2 3 4, इधर से आए तब भी मतलब 1 2 3 4 युग्म बंध में जाना है, ऐसे जाना, इधर जाना है, या ऐसे जाए तभी 4 मिल रहा है। इस तरीके से आ रहा है तब भी एक ही शाखा मिल रही है, पार्श्व शाखा। अगर इस तरीके से आ रहे तब भी एक ही पार्श्व शाखा मिल रही है। इसलिए हम इसमें से
किसी का भी जनक श्रृंखला के रूप में चुनाव कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। तो इसके इस कार्बनिक यौगिक के जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होगी। कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होगी। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या 4। लेकिन ये नियम है, इन नियमों के आधार पे अभी आगे बहुत से कुछ नियम बचे हुए हैं, फिर हम आईपीएससी नामकरण करेंगे। अभी केवल जनक श्रृंखला का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कार्बनिक यौगिकों के आईपीएससी नामकरण करते हैं तो जनक श्रृंखला का चुनाव करना पड़ता है, जिसका आइडिया हमें होना चाहिए। अब एक एल्काइंस लेते हैं। तो हम सी लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड सी, CH3 और इधर CH3 है। एक्चुअली इसमें नहीं हो सकता, CH3 और यहाँ पे अगर इधर और जोड़ना तो CH2 लगाइए और ये CH3 जोड़ दीजिए। हम इसमें CH2 नहीं जोड़ सकते हैं। एक्चुअली हर एक कार्बन परमाणु की संयोजकता जो होती है, संयोजकता वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, मतलब वो 4 ही इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। तो ये कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर चुका है, 3 इस कार्बन से और 1 इस कार्बन से, इसलिए इसमें CH2 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये यहाँ का कार्बन जो है 3 साझेदारी इस 3 हाइड्रोजनों कर लिया है और 1 इस कार्बन से, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी त्रिकबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो त्रिक युग्म बंध सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मुझे लग रही है, अगर आप ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5, अगर ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सबसे लंबी जनक श्रृंखला ऐसे हुई 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो है इसके जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या हो जाएगी, जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 हो जाएगी। इसको नोट करिए। अब मान लीजिए किसी यौगिक में एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, तब जनक श्रृंखला का चुनाव कैसे करते हैं। तो एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने पे ऐसी जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें अधिक से अधिक डबल बॉन्ड या थिक बॉन्ड आए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखिए एग्जाम्पल की सहायता से।
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। और तो इसमें जनक श्रृंखला का चुनाव ऐसा करेंगे कि जिसमें डबल बॉन्ड दोनों आ जाए। तो यहाँ पे जनक श्रृंखला ऐसी होगी, अधिक से अधिक कार्बन परमाणु भी आ जाए। तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, या तो यहाँ से स्टार्ट। तो 1 2 3 और 4 दोनों डबल बॉन्ड आने चाहिए जनक श्रृंखला में, जो कि ऐसे ही संभव। अगर आप इधर से आओगे तो एक ही डबल बॉन्ड आ पाएगा, सीधे चले जाओगे तब भी एक ही आएगा, ऐसे आना पड़ेगा। तो इसके एक्चुअली ये एल्कीन्स इसके जनक श्रृंखला में परमाणुओं की संख्या हो गई कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होगी। तो इसको नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी हाइड्रोकार्बनों में हो गया। अब अगर कार्बनिक परमाणु में क्रियात्मक समूह आने लगे, अभी तक क्रियात्मक समूह नहीं आ रहा था, केवल CH ही आ रहा था, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं आ रहा था, बस डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड आया। अगर क्रियात्मक समूह आने लगे, जैसे क्रियात्मक समूह हमने लिखवाया था, जो सारणी बनवाई थी, उसको सारणी बना लीजिएगा और जैसे लिखवाया वैसे ही लिखिएगा, क्योंकि वो क्रियात्मक समूहों की वरीयता सारणी है। ऊपर लिखे गए क्रियात्मक समूहों की वरीयता अधिक होती है, उसका भी उपयोग करना पड़ेगा, और उसके अनुलग्न नेम और पूर्वलग्न नामों का भी करना पड़ेगा। तो अब बात आती है, इसको हेडिंग टाइप लिख दीजिएगा रख के कापी पे, तो और आसानी से समझ में आएगा बाद में अपने से जब IPSC नेम आप बनाएंगे। तो जिन यौगिकों में क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, जिन यौगिकों में क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो जिन यौगिकों में क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, तो क्रियात्मक समूह युक्त सबसे लंबी जनक कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। मतलब ऐसी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जनक श्रृंखला के रूप में, जिसमें क्रियात्मक समूह भी आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए इसमें 2-3 उदाहरण देंगे। CH3 CH और उसके बाद CH2 CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे जुड़ने वाले हैं CH3 CH2OH। तो CH3 CH CH2 CH3 C2OH। और भी ले लेते हैं, जैसे इसमें क्या है, इसमें देख लिया जाए। तो इसमें क्रियात्मक समूह OH है, OH एक क्रियात्मक समूह होता है, इसको हाइड्रॉक्साइड या हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं। OH हाइड्रॉक्सिल समूह, या ये एल्कोहल में आता है, एल्कोहल होता है, तो एल्कोहलों का यूज किया जाएगा। तो कुल मिला जुला के क्रियात्मक समूह इसमें OH है। तो इसमें कार्बन सबसे लंबी अगर कार्बन श्रृंखला लेते हैं जिसमें OH भी आ जाए, अगर हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 कार्बन परमाणु, 1 2 3 4 कार्बन परमाणु, अगर इधर से चलते 1 2 3 4 कार्बन परमाणु।
तो इसमें जो है बात ये है कि एक्चुअली अगर हम जैसे कार्बन श्रृंखला का चुनाव कैसे करेंगे तो 4 ही आएंगे, क्योंकि हर तरीके से 4 आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे चलते हैं 1 2 3 4, तो इसमें जो पार्श्व शाखा केवल एक ही मिल रही है। अगर हम ऐसे चलते हैं 1 2 3 4, तब 2 पार्श्व शाखा एक यहाँ मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है। अगर ऐसे चलते हैं 1 2 3 4, देखते ये 1 2 3 4, तो एक पार्श्व शाखा यहाँ, एक पार्श्व शाखा यहाँ। तो कहीं ना कहीं हम चाहे ऐसे ले सकते हैं तब भी 2 पार्श्व शाखा मिल रही है, चाहे ऐसे तब भी 2 पार्श्व शाखाएँ मिल रही हैं। तो हम जनक श्रृंखला का चुनाव ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4। तो मतलब इसके जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 4 4 परमाणु लिखते हैं, 4 परमाणु, आप समझ जाइए। और ले रहे हैं CH3 CH2 CH, दूसरा नंबर CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और CHO यहाँ पे मिल जाएगा CHO। ये एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड अल यूज करते हैं इसके लिए, एल्डिहाइड होता है, एक्चुअली एल्डिहाइड होता है। यहाँ पे बता दूँ CHO मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह है। तो इधर में अगर हम जनक श्रृंखला ऐसे चुनते हैं 1 2 3 4, इधर चुनते 1 2 3 4 5, तो इधर वाला होगा 1, ब्लैक से लिख दे रहे हैं समझने के लिए, 1 2 3 4 एंड ए बी गिनती होगा 5। तो जनक श्रृंखला इसमें अधिकतम 5 परमाणु आ रहे हैं, 5 परमाणु। और एक और एग्जांपल लेते हैं, नमस्कार। CH3 CH2 CH CH2 COOH और यहाँ से CH2 CH2 CH3। जाहिर सी बात, अगर इसमें हम सीधे चलते हैं 1 2 3 4 5, इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जनक श्रृंखला यही होगी। गिनती हम अभी इसका गिनती जो है मैं लिख दे रहा हूँ, चाहे इधर से लिख दे रहा हूँ चाहे इधर से, मतलब ये काउंटिंग केवल हो रही है कार्बन परमाणु के। 2, और इससे भी पता चलेगा कि जनक श्रृंखला हम कैसे ले रहे हैं, 2 3 4 5 6, तो 6 परमाणु। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेते जाइए। अगर काफ़ी कलर लेकर बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन इसको लिख लीजिएगा। यह बनाते वक्त कार्बन परमाणुओं कार्बनिक यौगिकों का IPSC नामकरण करते वक्त यह सब नियम काम लेंगे। तो अब एक और लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3 CH2 CH3। यहाँ पे देखिए क्रियात्मक समूह है, एक्चुअली C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड। तो अगर हम यहाँ पे जनक श्रृंखला इधर से लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ श्रृंखला ही टूट जाती है, इसलिए इसकी जनक श्रृंखला केवल 1 2, बस 2 ही आएगी, 1 2। इसकी जनक श्रृंखला इतना ही होगा, 1 2, ये शाखा मानी जाएगी। तो 1 2 ऐसे लेना पड़ेगा, मतलब परमाणु 2 परमाणु। तो स्टूडेंट्स इसको देखिए, और जो स्टूडेंट्स IPSC नामकरण का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं एटॉमिक कोचिंग क्लासेस पे, हालांकि मैं अब ऑनलाइन आ रहा हूँ, जितना मुझे समय मिलेगा मैं बनाऊँगा वीडियो। आप जो पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर देखें, तभी उसको समझ में आ पाएगा।
समझ में तो अभी भी पूरा नहीं आ पाएगा, लेकिन इसको नोट करते रहिए, सुनिए। जब ये 1 2 3 लेक्चर होगा तब समझ में आएगा। हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे।